क्या सही है तुम्हारा? क्या बात है। अरे मैंने ये बोला था एक ही एंजाइम होता है रेप्लिकेशन में, बाकी सारे भूल जाओ। आरएनए पॉलीमरेज तो याद, डीएनए पॉलीमरेज तो याद रख लो, बाकी याद रहे ना रहे, डीएनए पॉलीमरेज तो याद रह जाएगा। कितनी स्लाइड है भाई? और बताओ। 81, 85। द जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। ओवरलैप नहीं करते, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग देखो, वन कोडोन कैन कोड फॉर मोर देन वन अमाइनो एसिड। नहीं, ये कुछ अलग ही होता है। क्या होता है? डिजनरेट। डिजनरेट होता है, नहीं होता है? डिजनरेट इज सिंगल बेस change affect only one codon. Each codon is read continuously. More than one codon code for same amino acid, ये अलग है. Single base change affect only one codon. B option. नॉन ओवरलैपिंग पूछा है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर नहीं रखे जाते, अगर रखे जाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस चेंज हो जाएगा। सिंगल बेस चेंज अफेक्ट ओनली वन कोडोन। अगर एक बेस के ऊपर दूसरा बेस जाता है, ओवरलैपिंग। अरे पेयर में होता है वो, ऐसे सपोज करो ये पेयर में मैंने लिखा, ठीक है, CUG, ये लिखा मैंने पेयर में। अब यहां से एक बेस पेयर इसके उठ के ऊपर जाएगा, तभी तो ओवरलैपिंग होगी। अरे ओवरलैपिंग कैसे होगी? ये एक दूसरे के ऊपर आ जाए, रीडिंग करते टाइम पे एक दूसरे के ऊपर आ जाए, इसको ओवरलैपिंग बोलते हैं। अब ओवरलैपिंग में ये अफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ ये बेस अफेक्ट होगा। सिंगल बेस पेयर चेंज होता है, सिंगल बेस पेयर अफेक्ट होता है। एनसीईआरटी की लाइन उठा के देखते, क्लियर लिखा हुआ है। एनसीईआरटी नहीं देखी ना? नहीं नहीं, बी आंसर है इसका। ईच कोडोन इज रीड कंटिन्यूअसली, तो कंटिन्यूअसली रीड करना अलग होता है, ओवरलैपिंग अलग होता है, इसलिए नहीं हो सकता। वो उसका मीनिंग पूछ रहा है, नॉन ओवरलैपिंग का मतलब मीनिंग पूछ रहा है। देखो, हाँ मैं ध्यान से सुनो। देखो क्या इस क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या पूछा है तुमसे? द जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग नहीं होते। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है सिंगल बेस चेंज अफेक्ट ओनली वन कोडोन। इसका मतलब है कि इफ अगर ओवरलैपिंग हुई, अगर ओवरलैपिंग होगी तो एक होगा। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब है कि ओवरलैपिंग नहीं हो रही, अगर होगी तो एक अफेक्ट होगा। इसका मीनिंग ये होता है जेनेटिक कोड में, इसको इसी सेंस में पढ़ते हैं। कंटिन्यूस रीडिंग फैशन अलग होता है, उसमें पंक्चुएशन मार्क और कॉमालेस मार्क आते हैं, इसलिए उसको कंटिन्यूस बोलते हैं। अगर मार्क लगाते थे तो डिसकंटिन्यूस हो जाता। बोलो बोलो। नहीं, नॉन ओवरलैपिंग का इससे कोई लेना देना। ओवरलैप, हाँ, तो अगर कंटिन्यूस रीडिंग नहीं कर रहे, केस वन, ठीक है, केस वन देखो, डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, कैसा है? डिसकंटिन्यूस है, कॉन्टिन्यूसली रीड नहीं कर रहे। कॉन्टिन्यूसली रीड नहीं कर रहे, ऐसे मैं आपको लिख देता हूं, ये लिखा हुआ है, मैं यहां से पढ़ते हुए जा रहा हूं कंटिन्यूसली। अरे पढ़ते हुए जा रहा हूं, कुछ हुआ क्या? कुछ ही नहीं हुआ। अगर इसको मैं डिसकंटिन्यूस कर दूं, डिसकंटिन्यूस करूं, डिसकंटिन्यूस करते ओवरलैप कर जाएगा ये, इसी से तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। अब आई बात समझ में? आई नहीं आई? ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन बताओ? 86, प्रमोटर। अरे बताया था पी मतलब 5, 5 डेज एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन या कोडिंग। बताओ, 3 डेज वाले तो दोनों ऑप्शन ही हटा दो, 3 डेज वाले तो ऑप्शन ही हटा दो। 5 वाला देखो, स्ट्रक्चरल जीन का, टेम्पलेट जीन का, स्ट्रक्चरल जीन का, ए ऑप्शन। स्ट्रक्चरल जीन भैया, टेम्पलेट तो बिहेव करती है। टेम्पलेट बताया तो था मैंने। अब प्रमोटर 5 डेज से स्टार्ट होता है, ये आपको पता है, 5 डेज से स्टार्ट होता है, उसके जस्ट बाद स्ट्रक्चरल जीन आ जाती है, उसके बाद टर्मिनेटर आ जाता है 3 डेज पे। मैंने बताया था कोडिंग सीक्वेंस, कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड वो होती है जिसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है,
हो रहा है, यही तो बोला था। अरे भैया वो दिखाने के लिए वो पार्ट होता है कि ऐसे रन करता है, वो रन करता है ऐसे। क्या स्ट्रक्चर तो दोनों का, स्ट्रक्चर जीन का मतलब क्या है, जीन का छोटा टुकड़ा। अरे जीन जीन का मतलब क्या है, डीएनए का छोटा टुकड़ा। और वो तो पूरा डीएनए रखा हुआ है, उसका एक छोटा टुकड़ा दिखाने के लिए अपन उसको ऐसे बनाते हैं। होता नहीं है, वो दिखाने के लिए बनाते कि इधर मूव कर रहा है। इसीलिए तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की डायरेक्शन दिखाते ना, तो दिखाते नहीं। अगर डायरेक्शन नहीं दिखाते तो लोचा था। समझ गए क्या? और कौन सा क्वेश्चन? 95। द प्राइमर इन डीएनए रेप्लिकेशन। कौन सा होता है प्राइमर जो डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करवाता है? बताओ भाई। स्मॉल डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर लिखाया तो था बोर्ड पे। डुअल फंक्शन करता है, एक्ट एज ए, लिखाया था वो, नोट्स देखना। स्मॉल राइबो न्यूक्लियोसाइड पॉलीमर, न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर लिखा है, देखो। तो डीऑक्सी तो मैं बता रहा हूँ, तो डीऑक्सी तो बता रहा हूँ मैं, स्मॉल डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर, ए ऑप्शन सीधे रखा है। फर्स्ट है इसका आंसर यार। काट देना, अगर ऐसा है तो काट देना उसको। क्या आएगा आंसर? स्मॉल डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर, यही सही है। और 96 करेक्शन है 96 में। सॉल्व कर लेते हैं, करेक्शन तो कैसे होगा? क्या कह रहे हो? देखो आपको सीक्वेंस दे रखा है क्या, ए टी जी सी ए टी, इधर दे रखा है 3 प्राइम, इधर दे रखा है 5 प्राइम। अब किसका सीक्वेंस पूछा है? ये किसका सीक्वेंस है? डीएनए का है। किसका है ये? आपसे किसका पूछा है? कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ आरएनए। सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है। क्या आ रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो 5 डेज वाले तो ऑप्शन ही हटा दो। अरे 5 डेज वाले तो ऑप्शन ही काट दो। 3 डेज से 5 डेज चलेगा। किधर से चलेगा? 3 डेज से 5 डेज, यानी 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर मूव करेगा। पहला तो ये ऑप्शन ही हटा दी, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड सुनते ही हटा दो। अब आपको क्या करना है? सर ये डीएनए, ये आरएनए, 5 इनको हटा के यूरेसिल लगा देना है। तो लगाओ इधर से, 3 डेज से स्टार्ट करोगे, पहले यू आ गया, ए आ गया, सी जी यू और ए। देख लो ऑप्शन, इसमें क्या हार्ड था? आंसर की में क्या सी तो दे रखा है, बी दे रखा है? नहीं यार, मैंने चेक किया था सी, वो टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो सकती है। बाकी मैंने लगाया, ये आंसर सी है इसका। क्या है इसका आंसर? सी। समझ आ गया? और बताओ, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ये कर लिए थे, लेगिंग स्ट्रैंड पे होते हैं। किस स्ट्रैंड पे होते हैं? लेगिंग स्ट्रैंड पे। 87। बहुत डाउट आ रहे हैं भाई, पढ़ने लग गए आजकल तुम्हें। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, यूकैरियोट्स। न्यूक्लियस में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ट्रांसलेशन। तो कौन जाता है? एमआरएनए से प्रोटीन, आरएनए। नहीं आया समझ में? क्या? अगर बोलता है तो प्रोकैरियोट कंसीडर करना है, अदरवाइज यूकैरियोट पे कहानी चलती है। समझ गए? अगर बोलता है क्वेश्चन में कि प्रोकैरियोट्स, तो उसमें तो कपल्ड होती है प्रोसेस, साइटोप्लाज्म होता है दोनों काम। अरे होते नहीं होते? बस तो। और कोई? और कोई क्वेश्चन? हाँ भैया, केशव, सौरभ, अरे ही 5 थे। कोई बात नहीं, अरे पूछो जल्दी फिर। क्लास के बाद मैं बता दूंगा, ठीक है? अभी क्लास के बाद मेरे से पूछ रहे ना, बता दे। अब अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं भाई। अपन पढ़ेंगे टीआरएनए। क्या पढ़ेंगे? क्या होता है टीआरएनए? किसी कुछ आइडिया टीआरएनए के बारे में? क्या होता है टीआरएनए? क्या होता है टीआरएनए, बताओ भाई। अमाइनो एसिड को रीड करता है। और बताओ भाई, और क्या होता है टीआरएनए के बारे में? कुछ आता पता हो आपको कि टीआरएनए ये होता है?
अमाइनो एसिड को लाने का काम भी करता है और रीड भी करता है। यानी टीआरएनए, आरएनए का वो मॉलिक्यूल होता है जो अमाइनो एसिड को ब्रिंग्स भी करता है, लाता भी और रीड भी करता है। किसके लिए? आगे मुझे प्रोटीन बनाना है, ट्रांसलेशन करना है। क्या करना है? ट्रांसलेशन करना है, मुझे प्रोटीन बनाना है। उसके लिए टीआरएनए मॉलिक्यूल क्या करेगा? ब्रिंग्स द अमाइनो एसिड। अरे क्या करेगा भाई? ब्रिंग्स द अमाइनो एसिड। और क्या करेगा? अरे लाने के अलावा और क्या काम करता है? रीड दी अमाइनो एसिड्स, इनको रीड करेगा। इसके लिए टू फर्दर ट्रांसलेशन, क्योंकि आगे मुझे क्या होना है? आगे क्या होना है? ट्रांसलेशन होना है। क्या होना है आगे? ट्रांसलेशन। फ्रांसिस क्रिक साइंटिस्ट थे। कौन थे? फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक ने बताया, फ्रांसिस क्रिक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि टीआरएनए मेरा कैसा होता है? डबल हैंडेड फैशन का होता है। कैसा होता है? डबल हैंडेड फैशन का होता है टीआरएनए, यानी इसके दो हाथ होते हैं। इन्होंने क्या बताया था? टीआरएनए के दो हैंड होते हैं। एक जो हाथ होगा यानी एक एंड होगा, वो एक एंड तो अमाइनो एसिड को लाने का काम करेगा और एक रीड करने का काम करेगा। ऐसा इन्होंने बोला था। किसने? फ्रांसिस क्रिक ने। यानी वो दोनों एंड क्या क्या काम करेंगे? एक तो अमाइनो एसिड्स को ब्रिंग करेगा, यानी लाने का काम करेगा, अमाइनो एसिड्स को ब्रिंग करने का काम करेगा, और एक अमाइनो एसिड को रीड करने का काम करेगा। ये किसने बताया था? फ्रांसिस क्रिक ने बताया था। और एक्चुअल में करता भी यही है टीआरएनए। अरे यही करता है ना, ट्रांसलेशन में यही काम करेगा टीआरएनए। अब देखो ये टीआरएनए, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जेनेटिक कोड के बेसिस पर कितने प्रकार के टीआरएनए हैं अपने पास? जेनेटिक कोड में पहली कंडीशन है कि मेरे पास जेनेटिक टीआरएनए की दो लूप होते हैं। क्या होते हैं? दो लूप। जो एंड की बात करें ना, एक ब्रिंग करता है और एक रीड करता है। तो जो रीड करता है ना, इस जगह पर होता है अपना एंटीकोडोन लूप। क्या होता है? एंटीकोडोन लूप। कौन सा होता है? एंटीकोडोन लूप। और ये वाला एंड कौन सा होता है? ये कौन सा होता है बताओ? टीसाइसी लूप। कौन सा होता है? टीसाइसी लूप। ठीक है, एक ये करता है और एक ये करता है। अगर आप देखो कि अरे ये रीड कर रहा है, एंटीकोडोन लूप है। एंटीकोडोन का मतलब क्या हुआ? कोई भी अमाइनो एसिड आएगा उसका जस्ट अपोजिट, कोई भी अमाइनो एसिड आएगा उसका जस्ट अपोजिट। अपने पास कितने फंक्शनल जेनेटिक कोड हैं? कितने? 61। अरे कितने? 61 जेनेटिक कोड है फंक्शनल। उसके हिसाब से 61 प्रकार के टीआरएनए होने चाहिए। अरे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? क्योंकि ये इसके पास सपोज करो इस एंड के पास सीक्वेंस है मेरा AUG जो अपना स्टार्टर कोडोन है। ठीक है, इसके पास अलग होगा, ये मेरे mRNA का सीक्वेंस है, इसके पास जो आएगा वो अलग सीक्वेंस आएगा। अगेन मेरा mRNA का कोड अलग रहेगा, उसका अलग आएगा। यानी जितने भी मेरे पास रहेंगे उनका सबका क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री आएगा। क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री आएगा। इस हिसाब से अगर जाओगे एंटीकोडोन लूप के बेसिस पे तो कितने प्रकार के टीआरएनए हो गए? 61 प्रकार। क्योंकि जितने फंक्शनल है उसके उतने ही कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे। अरे बनेंगे या नहीं बनेंगे? बात समझ आ गई? मेरे पास 61 जेनेटिक कोड हैं जो फंक्शनल है, उनके जस्ट वो बनेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, यानी उनके जस्ट अपोजिट वाले। तो कितने हो गए? 61 टीआरएनए। कितने हो गए? 61 टीआरएनए। ऑन द बेसिस ऑफ एंटीकोडोन लूप मेरे पास 61 टीआरएनए होने चाहिए। अरे कितने होने चाहिए? 61 टीआरएनए। और अगर मैं इस लूप की बात करूं जो हमें अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट है, कौन सी है? अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। इसके आधार पर कितने होने चाहिए? सर 20 प्रकार के अमाइनो एसिड हैं तो 20 प्रकार के टीआरएनए होने चाहिए। अरे बात सही है नहीं है? सर 20 प्रकार के अमाइनो एसिड एक एक बार सारे आ जाएंगे, उसके बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो टाइप्स मेरे पास कितने हो गए? 20। अगर मैं बात करूंगा अमाइनो एसिड ब्रिंग साइट के बेसिस पे कितने प्रकार के? 20 टाइप के टीआरएनए होंगे भाई। और अगर एंटीकोडोन लूप के बेसिस पे जाऊंगा तो 61। समझ आ गया कैसे डिसाइड करे अपन ने? अरे करे, समझ आ गया? अब देखो इसके जो मॉडल है, इसको अगर मैं 2D मॉडल में देखता हूं, कैसे देखता हूं? 2D मॉडल में इसको देखता हूं, किसके जैसा दिखता है भाई? ये क्लोवर लीफ मॉडल। कैसे दिखता है? क्लोवर लीफ। क्लोवर लीफ क्या होती है? लॉन्ग देखिए, लॉन्ग लॉन्ग उसके नीचे बना रहता है, वो निकले रहते हैं, उसके जैसा दिखता है ये मॉडल। ऐसा देख, ऐसी होती है, यहाँ पर कुछ ऐसी निकली रहती है ना, ऐसी होती है। ऐसा मॉडल दिखता है अपने, क्लोवर लीफ मॉडल दिखता है। ठीक है, लौंग की पत्ती के जैसा मॉडल दिखता है। अगर मैं इसका 3D मॉडल देखूं, कैसा देखूं? 3D मॉडल मुझे देखना है तो ये दिखेगा इन्वर्टेड एल।
कैसा दिखेगा, इन्वर्टेड एल, उल्टा एल दिखेगा मुझे। ये मेरा एल ऐसे होता है तो ये कैसा दिखेगा, उल्टा दिखेगा। उल्टा दिखेगा मतलब, अरे समझ गए क्या, उल्टा दिखने का मतलब ये, ठीक है, इन्वर्टेड एल दिखाई देगा। ये मेरे पास दो मॉडल हैं, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिछले साल नीट में आया हुआ क्वेश्चन है वही है, ठीक है। टीआरएनए का 3D मॉडल कैसा दिखता है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, टीआरएनए का 3D मॉडल कैसे दिखता है। अरे बात समझ में आई या नहीं आई। ये मेरे को टीआरएनए के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चला कि टीआरएनए कुछ ऐसा होता है। अब टीआरएनए का स्ट्रक्चर आप देखो, टीआरएनए का स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूं मैं कैसा होता है, देखो। ऐसा कुछ होता है, ऐसा ही होता है टीआरएनए। ये कौन सा है मेरा, नहीं तीन ही होते हैं, तीन ही बनाते हैं इसके ऊपर को। एंटीकोडोन लूप है, अरे कौन सा लूप है ये, एंटीकोडोन लूप है। ये वाला जो है मेरा कौन सा है, एंटीकोडोन लूप। और ये मेरे पास अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर मेरे पास ऐसा होता है। अगर कुछ पता चला टीआरएनए, अब ये आपका ट्रांसलेशन में कैसे हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा, किसी को कुछ आइडिया, ट्रांसलेशन में क्या हेल्प करेगा। सर ट्रांसलेशन की प्रोसेस वो होती है कि विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए, अरे विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए एमआरएनए से मैं अब राइबोसोम की हेल्प से क्या बनाऊंगा, प्रोटीन बनाऊंगा। वही मेरी प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन नहीं, ट्रांसलेशन भैया, क्या कहलाती है, ट्रांसलेशन। क्योंकि आप इंफॉर्मेशन पढ़ रहे थे, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो कुछ ऐसा हो रहा था कि सबसे पहले डीएनए, इस डीएनए का क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन भी, और इस डीएनए से बन रहा है मेरा आरएनए। आरएनए भी कौन सा, एमआरएनए, इसको बोल रहा था मैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन। अब इस एमआरएनए से, फुली प्रोसेस्ड एमआरएनए से बनेगा मेरे पास क्या, प्रोटीन, यानी इसको बोलूंगा मैं क्या, ट्रांसलेशन। क्या बोलूंगा इसको, ट्रांसलेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, रूपांतरण। क्या बोलते हैं, रूपांतरण। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे ये बनाना, इसमें मेरा टीआरएनए क्या हेल्प करेगा। तो टीआरएनए इसकी एक साइट है, ये तो क्या करेगी, अमाइनो एसिड को लाती जाएगी और ये उनको रीड करता जाएगा। रीड करने का मतलब क्या है, क्योंकि अपने एमआरएनए का कोई स्ट्रैंड है, उसके पास तो सारे कोडोन प्रेजेंट है, उसको थोड़ी पता है एंड स्टॉप कोडोन कौन सा है, इनिशिएटर कोडोन कौन सा है, वो कौन पता करेगा, यही पता करेगा, करेगा नहीं करेगा। जहां पर उसको स्टार्टर कोडोन मिल जाएगा वहां से मेरा ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। जहां उसको स्टॉप कोडोन दिख गया वहां मेरी ट्रांसलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। उसके आगे का फिर रीड नहीं होगा, और जो आगे वाला पोर्शन रीड नहीं होता उसको बोलते हैं अपन यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन। क्या बोलते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन, जो क्या नहीं होता, आगे ट्रांसलेशन नहीं होता, रीड नहीं होता, उसको बोलते हैं अपन क्या, यूटीआर। क्या बोलते हैं, यूटीआर। बात समझ में आ गई। यानी अब मैं देखूंगा बेसिकली ट्रांसलेशन की प्रोसेस। किसकी प्रोसेस देखूंगा, ट्रांसलेशन की। तो ट्रांसलेशन क्या होता है, क्या होता है भाई ट्रांसलेशन, बताओ। क्या होता है ट्रांसलेशन, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। अरे किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, प्रोटीन, बाय द fully processed mRNA with the help of राइबोसोम इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। उसको मैं क्या कहता हूं, ट्रांसलेशन कहता हूं। क्या कहता हूं भाई, ट्रांसलेशन। अब देखो, जैसे अपने ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट पढ़ी थी, ऐसे क्या मेरे पास ट्रांसलेशन की यूनिट रहेगी। कोई काम हो रहा है तो उसके पास कौन कौन से कंपोनेंट है जिनकी वजह से ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो रही है। तो कौन कौन से होंगे इसकी यूनिट में, बताओ कौन कौन से कंपोनेंट रहेंगे इसके। यहां लिख देता हूं, ट्रांसलेशन यूनिट। ठीक है भाई, कौन कौन से कंपोनेंट रहेंगे इसके पास, बताओ। अरे एक तो टीआरएनए रहेगा क्या, अरे टीआरएनए रहेगा नहीं रहेगा,
इनिशिएटर कोडोन कौन रहेगा? इनिशिएटर कोडोन रहेगा, और स्टॉप कोडोन भी रहेंगे। क्या रहेंगे? स्टॉप कोडोन। और सबसे पहला बात, रीडिंग फ्रेम। कौन सा? रीडिंग फ्रेम। रीडिंग फ्रेम कौन देगा इसको? एमआरएनए देगा। कौन देगा भाई रीडिंग फ्रेम? एमआरएनए। ठीक है। और इसमें कुछ जो बच जाएंगे, जो रीड नहीं होंगे, उनको बोलेंगे अपन यूटीआरस, अनट्रांसलेटेड रीजन। क्या बोलेंगे? अनट्रांसलेटेड रीजन। तो इन इन चीजों से मिलके मेरी ट्रांसलेशन यूनिट बनती है, और इनसे मिलके यानी यही सारे वो उपकरण हैं, या फिर यही सारे उसके कंपोनेंट हैं, घटक हैं, जिनसे मेरी ट्रांसलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है। पता लगा क्या? ट्रांसलेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया हुआ कैसे क्या हो रहा है ट्रांसलेशन? किससे बनाएंगे अपन? एमआरएनए से प्रोटीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एमआरएनए से प्रोटीन। टीआरएनए के बारे में थोड़ा सा लिखो, फिर इसके बाद अपन ट्रांसलेशन की प्रोसेस समझेंगे। ये नोट करो फटाफट। बोतल में पानी। नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन के लिए कोई भी मेरे पास टीआरएनए नहीं होता, यानी जहां आपको स्टॉप कोडोन दिख जाएगा वहां पर आपकी ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए कोई टीआरएनए है ही नहीं, क्योंकि वो तीन कैसे हैं? नॉन फंक्शनल है। कैसे हैं? नॉन फंक्शनल। नाम पता है तीनों के? यू ए, यू ए जी और यू जी ए। तीन मेरे पास के कौन है? स्टॉप कोडोन। कौन है? स्टॉप कोडोन। उसके लिए कोई टीआरएनए नहीं होता। टीआरएनए नहीं है, इसीलिए उससे उस रीजन से प्रोटीन का सिंथेसिस भी नहीं होगा, और उसके आगे की प्रोसेस क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। जब तक वहां से जंप नहीं करेगा रुक जाएगी। जैसे ऐसे मानो ब्रेकर है एक तरह का, अपन जा रहे हैं, बीच में बहुत ज्यादा ब्रेकर आ गया, ठीक है, अब उस अपन ब्रेकर को पार करेंगे देन अपन आगे जा पाएंगे। तो इसमें यूटीआरस या स्टॉप कोडन वाला जो रीजन आता है वो एक तरह से ब्रेकर है, ठीक है। उस प्रोसेस चल रही है, उस प्रोसेस के बीच में क्या आ गया? ब्रेकर आ गया। अब इसको पार करेंगे तो अपनी दूसरी प्रोसेस स्टार्ट होगी। बात समझ में आई क्या? नोट डाउन कर लिए? ये लिख लो। राइबोसोम्स भी चाहिए होते हैं इसमें, राइबोसोम्स भी लिखना।
जल्दी करो भाई, जल्दी करो। सर आप ही तो लिखने नहीं देते हमसे, फिर कहते हो जल्दी लिखो। रोबोट बन जाए क्या? ऐसे शख्स का नाम बता सकते हो जो दोनों हाथों से लिखता था? जानते हो कौन है? हम्म? मेरी फ्रेंड है एक। अरे महापुरुष पूछ रहा हूँ मैं, महापुरुष। महिला नहीं, महापुरुष। क्या? थ्री इडियट मूवी में? वायरस। कौन सा? रीडिंग फ्रेम। रीडिंग फ्रेम ब्रैकेट में mRNA, उसके नीचे लिख रहा है यूटीआरस। क्या लिख रहा है? यूटीआरस। ठीक है, अब देखो भाई, इसमें अपने को जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है, उसमें अपने जो कौन राइबोसोम्स होते हैं, कौन होते हैं? राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं भाई, किसी को पता है क्या? राइबोसोम, राइबोसोम आपकी सेलुलर फैक्ट्री होते हैं। क्या होते हैं भाई? सेलुलर फैक्ट्री होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। किसके लिए? फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आपकी सेलुलर फैक्ट्री है, यानी बिना इसकी हेल्प से प्रोटीन नहीं बनेगा। ठीक है, अब आपको पता है राइबोसोम, नाम सुना है सबने? कहाँ होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है राइबोसोम? सेल में। सेल में भी कहाँ? न्यूक्लियस में। अरे प्रोसेस साइटोप्लाज्म में चल रही है तो साइटोप्लाज्म में ही होगा। न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन होता है। ये कहाँ पर चल रही ट्रांसलेशन की प्रोसेस? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में ये पाए जाएंगे। क्या है करते हो यार? ठीक है, तो ये होता है। अब देखो ये प्रोसेस, चलो मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ट्रांसलेशन की प्रोसेस कहाँ हो रही है भाई? साइटोप्लाज्म हो रही है। कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म में। अब राइबोसोम आपने दो प्रकार के सुने होंगे, एक सुना होगा 70S, एक सुना होगा 80S। नाम सुने दोनों का? ये पाया जाता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, ये पाया जाता है यूकैरियोट्स में। ठीक है, इसकी दो सब यूनिट होती है। इसकी दो सब यूनिट होती है, एक होती है 50S, एक होती है 30S। इसकी भी दो सब यूनिट होती है, एक होती है 60S, एक होती है 40S। एस क्या है? स्वेडबर्ग कांस्टेंट नहीं, यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट क्या है ये भाई? स्वेडबर्ग यूनिट है। स्वेडबर्ग यूनिट है ये। ठीक है, अब आप कहोगे सर इधर तो लिखा है 70, नीचे लिखा है 50 और 30। 50 और 30 जोड़ते हैं 80 आता है। गणित कमजोर है आपकी। बट ये 70S है। एक्चुअल में क्या होता है, ये इसकी ओवरऑल साइट है। ये आपको जो दो दो दिख रही है ना, इधर 50S, 30S, 60S, 40S, ये एक्चुअल में राइबोसोम की दो साइटों के नाम है। किसके नाम है? साइटों के, जिसमें एक होती है लार्ज साइट, एक होती है स्मॉल साइट। अरे राइबोसोम के दो साइट होती है, यानी दो यूनिट होती है। क्या होती है? दो यूनिट। एक होती है लार्ज यूनिट और एक होती है
स्मॉल यूनिट, यानी राइबोसोम के दो सब यूनिट होती है मेरे पास। राइबोसोम की दो सब यूनिट हो गई, एक होती है लार्ज सब यूनिट और एक होती है स्मॉल सब यूनिट। अब ये 50s और 70s कैसे आया? मैंने राइबोसोम की एक सब यूनिट उठाई, उसको मैंने सेंट्रीफ्यूज कराया। क्या कराया? सेंट्रीफ्यूज। तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन में 50s की रेट से सेडिमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? 50s की रेट से सेडिमेंट हो रहा है, इसलिए इसका नाम आया 50s। दूसरी सब यूनिट को उठाया तो वो हुई 30s, बट मैंने उन दोनों को कंबाइन करके मिलाया तो कितना आया? 70s। यानी पूरा मॉलिक्यूल किस रेट से सेडिमेंट हो रहा है? 70s की। ऐसे इसका मतलब समझ गए? जोड़ने से इसका मतलब नहीं है। सेम इधर, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये हैं दोनों, प्रोकैरियोट्स में ये पाया जाता है, यूकैरियोट्स में ये पाया जाता है। अब मेरे पास जो लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट है, इस लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट को अपन ऐसे डायग्रामेटिकली दिखा सकते हैं कि ये तो मेरे पास लार्ज सब यूनिट है और ये मेरे पास स्मॉल सब यूनिट है। ऐसे मेरे पास राइबोसोम बना हुआ है। इस लार्ज सब यूनिट में और स्मॉल सब यूनिट में क्या अंतर होता है भाई? तो देखो, इनके अंदर स्ट्रक्चरल आरएनए तो दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है भाई। आरएनए इसमें भी रहेगा, आरएनए। आरएनए का मतलब क्या है? राइबोसोमल आरएनए। कौन सा है? राइबोसोमल आरएनए। उसके साथ साथ में कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं। यहाँ क्या प्रेजेंट होती है? प्रोटीन्स। उन प्रोटीन्स का नाम होता है एटीएस प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है? एटीएस प्रोटीन होती है, जो आगे ट्रांसलेशन की प्रोसेस में हेल्प करती है। क्या करती है? ट्रांसलेशन प्रोसेस में हेल्प करती है। और एटीएस प्रोटीन पाए जाते हैं यूकैरियोट्स के केस में। किसके केस में पाए जाते हैं? यूकैरियोट्स के केस में पाए जाते हैं। अब इस लार्ज सब यूनिट की तीन छोटी साइट और होती है इसके अंदर। इस लार्ज सब यूनिट में तीन अंदर छोटी छोटी साइट होती हैं। उन साइटों के नाम कैसे हैं? देखो नाम बताता हूं आपको। उन साइटों के नाम है EPA। ये ऐसे तीन साइट होती हैं। ये मेरे पास ए साइट, ये मेरे पास पी साइट, ये मेरे पास ई साइट। लार्ज सब यूनिट के अंदर तीन साइट होती हैं, ई साइट, पी साइट और ए साइट। यानी लार्ज सब यूनिट के अंदर मैं यहां लिख दूं, तीन साइट होती है, EPA साइट। ये तीन साइट प्रेजेंट होती है किसके अंदर भाई? लार्ज सब यूनिट में। और बात समझ में आ रही है? कुछ पता चला? राइबोसोम पढ़ रहे हैं अपन। राइबोसोम सेलुलर फैक्ट्री होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इसके बिना प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि ये राइबोसोमल स्ट्रक्चरल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए होता है, इसको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है। अब यहाँ देखो, इसके अंदर दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं, एक तो 70s और एक 80s। अगर मैं ट्रांसलेशन कराऊंगा प्रोकैरियोट्स का तो कौन सा राइबोसोम काम आएगा? 70s। अगर कराऊंगा यूकैरियोट्स का तो कौन सा काम आएगा? 80s। ठीक है। इन लार्ज सब यूनिट में जो मेरी क्या नाम है? राइबोसोम होता है। इस राइबोसोम जो मिलकर बना होता है, इसकी दो यूनिट से मिलकर बना होता है। एक को बोलते हैं लार्ज सब यूनिट, एक को बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, इनमें क्या डिफरेंस है? तो मैंने आपको बताया, इसके अंदर तीन साइट एक्स्ट्रा प्रेजेंट होती है, बाकी स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ तीन साइट एक्स्ट्रा प्रेजेंट होती है। किसके अंदर? किसके अंदर प्रेजेंट होती है? लार्ज सब यूनिट। फिर बात समझ में आ गई? पता चला? अब ये तो मेरे पास उसके कंपोनेंट्स हो गए, यूनिट हो गई। इनसे मुझे क्या कराना है? ट्रांसलेशन कराना है। क्या कराना है? ट्रांसलेशन कराना है। अब जैसे आप ट्रांसलेशन, अपन ने ट्रांसक्रिप्शन में तीन प्रोसेस पढ़ी थी। इनिशिएशन, रिपीट करो मेरे साथ, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। सेम प्रोसेस यहां पर भी रिपीट होती है। सेम प्रोसेस, यानी उसकी स्टेप्स। किसकी बात करूंगा मैं? स्टेप्स की बात कर रहा हूं भाई। किसकी स्टेप? ट्रांसलेशन की। स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन की स्टेप्स की बात कर रहा हूं मैं। तो कौन कौन सी स्टेप्स हो जाएंगी भाई? पहली इनिशिएशन, दूसरी इलोंगेशन और थर्ड टर्मिनेशन, समापन। समापन, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? दीर्घाकरण। और इसको बोलते हैं प्रारंभन।
ये मेरे पास 3 अलग अलग प्रोसेस होती है। अब इसके अंदर इनिशिएशन में आपकी 2 प्रोसेस होती है। सबसे पहली प्रोसेस होती है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। क्या होता है भाई? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। और दूसरी प्रोसेस होती है मेरे पास क्या? ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड ऑन टीआरएनए। यानी पहले मुझे क्या करना है? इनिशिएशन प्रोसेस के अंदर 2 प्रोसेस है मेरे पास, कौन सी? अरे इनिशिएशन के अंदर 2 प्रोसेस कौन सी है मेरे पास? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और दूसरी है मेरे पास ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड ऑन टीआरएनए। यानी क्या करना है? सबसे पहले मुझे उस टीआरएनए को चार्ज करना है जो टीआरएनए ट्रांसलेशन की प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, उसको क्या करना है? चार्ज करना है, यानी चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। आपको पता है चार्ज करते हैं किसी चीज को तो एनर्जी लगती है, अरे लगती नहीं लगती? यानी ये प्रोसेस मेरे पास कैसी है? एक्टिव प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। इसमें एनर्जी खर्च होगी। क्या खर्च होगी भाई? एनर्जी खर्च होगी। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड ऑन टीआरएनए। अब जो एनर्जी खर्च करके मैं इसको एक्टिव कर दूंगा, उस एक्टिव करने के बाद भाई मुझे उस टीआरएनए के ऊपर इसको बिठाना है। इसलिए अब मैंने तेरे को बिठा दिया, अब तू एमआरएनए की साइड पे चला जा और अपना काम कर दे। और बात समझ आ गई नहीं आ गई? ये अपन पढ़ने वाले हैं, ये अपन नोट करो तुम फटाफट। ये नोट करो, फिर अपन आगे देखेंगे। नोट करो फटाफट। ये लिख लिया था? लिखो लिखो फटाफट लिखो। क्या हुआ? फिर इस टाइम आते आते भूख लग जाती है, ऐसा है क्या? टिफिन लाते होंगे घर से पैक कर करके? नहीं लाते? घर वाले खाना नहीं देते? क्या कह रहे हो उमेश?
क्या करना है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अब मुझे क्या करना है, टीआरएनए को चार्ज करना है। आपको पता है चार्ज करते हैं, चार्ज के लिए मुझे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, एनर्जी। तो देखो अब उस पर मुझे क्या, अमाइनो एसिड बैठेंगे। अब यहाँ पर देखो आप, ये मैंने उठाया भाई अमाइनो एसिड, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे अपन, चार्जिंग। ये उठाया मैंने अमाइनो एसिड, इसको मैंने मिक्स किया किसके साथ, एटीपी के साथ रख दिया। एटीपी की क्या है, करेंसी है, मैं एनर्जी की करेंसी है। एटीपी के अंदर आपको पता है कि ये एडेनिन होता है और इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे होते हैं। अरे 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे होते हैं, नहीं लगे होते, इसीलिए जो क्या पढ़ते हैं अपन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या पढ़ते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब यहाँ पर ये अमाइनो एसिड मिलाया, इसके साथ अपन ने एनर्जी रखी। अब ये एक एंजाइम होता है जिसकी प्रेजेंस में, उस एंजाइम का नाम क्या है, अमाइनो एसाइल सिंथेटेज। क्या नाम भाई उस एंजाइम का, अमाइनो एसाइल सिंथेटेज। उस अमाइनो एसाइल सिंथेटेज की प्रेजेंस में ये क्या बन जाता है, अरे क्या बन जाता है भाई, ये बन जाता है अमाइनो एसिड प्लस एएमपी। एएमपी क्या होता है, यहाँ पर एटीपी दिख रहा है। अब यहाँ पर ये 2 फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल यानी 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल इसमें क्या आ गए, यूज आ गए। क्या आ गए भाई, ये यूज आ गए। किसमें, इस प्रोसेस में क्या आ गए, यूज आ गए। अब मेरे पास क्या बच गया, एक फॉस्फेट, ये क्या हो गया मेरे पास, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या बन गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसको एनर्जी मिल गई है, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब अमाइनो एसिड के साथ और कौन आ गया, एएमपी आ गया। कौन आ गया, एएमपी। अब अमाइनो एसिड के साथ एएमपी आ गया, चार्ज हो गया भाई अमाइनो एसिड। अब इसको अपन टीआरएनए भेजते हैं, क्या करते हैं, टीआरएनए पे। अब जैसे ये टीआरएनए की साइड पे जाएंगे, बोले अपन साथ साथ नहीं रहेंगे, एक म्यान में 2 तलवार नहीं आ सकती। अब वहां पे क्या करेंगे भाई, अपना अलग अलग होने की प्रक्रिया करेंगे। यानी सेकंड रिएक्शन में आपको क्या होगा, अमाइनो एसिड प्लस एएमपी था, इसको अपन किसके साथ, टीआरएनए के साथ। किसके साथ, टीआरएनए के। अब ये प्लस ना होगा, एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। क्या बना हुआ है भाई, ये एक कॉम्प्लेक्स। अब इसको टीआरएनए के ऊपर अपन ने रखा, किसके ऊपर रखा, टीआरएनए के ऊपर। ये क्या, एएमपी कह रहा भाई मैं तेरे साथ अब नहीं रहूंगा, दूसरे की एंट्री हो चुकी, लॉयल है, दूसरे की एंट्री होते ही साइड में हो गया, ठीक है। अब क्या होगा भाई, यहाँ पर टीआरएनए अब किसके साथ आ गया, अमाइनो एसिड। किसके साथ आ गया, अमाइनो एसिड। और कौन बाहर निकल गया, एएमपी प्लस इसमें जो एंजाइम काम आ रहा था वो एंजाइम क्या हो गया, बाहर निकल गया। और एंजाइम कभी रिएक्शन में खत्म नहीं होता, अरे नहीं होता ना, क्या होता है, नहीं होते, वो सिर्फ प्रोसेस को घटाने बढ़ाने का काम करते, कैटलिस्ट के जैसे फंक्शन होता है लगभग, ठीक है। ये आपको पता चला। अब मेरा अमाइनो एसिड कहाँ आ गया, टीआरएनए के ऊपर। कहाँ गया, टीआरएनए के ऊपर। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, चार्ज। क्या हुआ, चार्ज। एटीपी यूज करके चार्ज हो गया। अब किसके ऊपर आके बैठ गया, टीआरएनए के ऊपर। किसके ऊपर आके बैठ गया, टीआरएनए के ऊपर। इनिशिएशन समझ आ गया, अरे टीआरएनए के ऊपर आके बैठ गया। बैठा कि नहीं बैठा टीआरएनए के ऊपर। अब देखो मेरे को ये सीक्वेंस गिवन है, मेरे पास ये सीक्वेंस मान लो, ये मेरे पास कौन है, एमआरएनए। कौन है भाई, एमआरएनए। इस एमआरएनए पे कुछ मुझे सीक्वेंस दी हुई है, ये ऐसे 3-3 के बेस पेयर में सीक्वेंस मिलेगी क्या, यानी यहाँ पर क्या है, इसका कोड हुआ है। क्या हुआ है, कोड एमआरएनए का। अब आपको पता है कि मेरा स्टार्टिंग कोडन होता है AUG। AUG मिलना जरूरी है, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर AUG रखा है। और इस प्रोसेस को रोकने के लिए मुझे एक स्टॉप कोडन होना जरूरी है, तो ये मान लिया मैंने स्टॉप कोडन रखा हुआ है। क्या मान लिया, स्टॉप कोडन रखा हुआ है। अरे डीएनए के फ्रेगमेंट पर दोनों प्रेजेंट होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो मैंने मान लिया कि इस जगह पर मेरा AUG रखा है, जो मेरा किसका काम कर रहा है, स्टार्टर कोडोन का। किसका काम कर रहा है, ये स्टार्टर कोडोन का। ये भाई क्या है, मेरा स्टार्टर कोडोन। और ये मेरा क्या है, स्टॉप कोडोन। क्या है, स्टॉप कोडोन। अब देखो टीआरएनए के ऊपर अमाइनो एसिड लग चुका है, अरे लगा है कि नहीं लगा है। तो यहां पर मैं जो टीआरएनए बना के दिखाता हूं आपको, उस टीआरएनए के ऊपर क्या है, अमाइनो एसिड लग चुका है भाई। ठीक है। अब यहां पर AUG है। क्या है, AUG। तो बताओ मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो ये आरएनए तो क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा।
पहले तो वो यहाँ पे आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर कौन आ गया, अमाइनो एसिड आके बैठ गया, अरे बैठा नहीं बैठा, अमाइनो एसिड आके बैठ गया। अब इसका ये इस अमाइनो एसिड का सीक्वेंस ये मैच करेगा, तभी ये प्रोसेस स्टार्ट होगी। इसका एंटीकोडॉन क्या हो जाएगा, एयूजी का, एयूजी का एंटीकोडॉन क्या होगा, अरे एयूजी का एंटीकोडॉन क्या होगा, अरे ए डबल बॉन्ड टी करता है डीएनए में, आरएनए में ए डबल बॉन्ड यू होता है, तो ये ए की जगह यहाँ कौन होगा, यू होगा, और क्या होगा, ए होगा, और जी का सी होगा। यानी सर जहां पर मुझे एयूजी मिलेगा उसका एंटीकोडॉन क्या मिलेगा, यूएसी मिलेगा, क्या मिलेगा, यूएसी, और यहां से मेरी प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्रोसेस स्टार्ट। अब ये प्रोसेस स्टार्ट हुई, इसमें राइबोसोम हेल्प कर रहे हैं, कौन हेल्प कर रहे हैं, राइबोसोम, कौन हेल्प कर रहा है इसमें, राइबोसोम। तो राइबोसोम की सब यूनिट आके बैठ जाएगी, भाई मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और मैं भी अपना इसमें भागीदारी निभाऊंगा। अब यहाँ पर आपकी लार्ज सब यूनिट आके बैठी, ये देखो यहाँ पर सब यूनिट आगे बैठ गई, लार्ज सब यूनिट, कौन सी बैठ गई, लार्ज सब यूनिट। उस लार्ज सब यूनिट के पास 3 साइट है, कौन सी साइट है, 3 साइट है, ठीक है। 3 साइट कौन कौन सी है भाई, ई, पी और ए, 3 साइट है, अरे है या नहीं है, ये मेरे पास 3 साइट है, क्या है मेरे पास 3 साइट। अब ये आपको पता चला कि सर एक अमाइनो एसिड यहाँ के बैठ गया, स्टार्टिंग प्रोसेस। अब ये देखो इस राइबोसोम दिखाने के लिए मैं ऐसा बनाया है, बट जो ये फर्स्ट अमाइनो एसिड, कौन सा, फर्स्ट अमाइनो एसिड हमेशा किस साइट पे आएगा, पी साइट पे आएगा, किस साइट पे आएगा, पी साइट पे। यानी राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट यहाँ पर रखी हुई है, ये जो मेरा अमाइनो एसिड पहला वाला आया वो कहाँ पर आएगा, पी साइट पे आएगा, किस साइट पे आएगा, पी साइट पे। यानी फर्स्ट अमाइनो एसिड लोड ऑन, फर्स्ट अमाइनो एसिड लोड ऑन पी साइट, हमेशा पी साइट पे आएगा। नीट 2015 और 16 उठा के देख लेना, नीट 2015 और 16 का पेपर उठा के देख लेना, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब पी साइट के ऊपर आ गया, अरे आया नहीं है। अब बात आती है, ये हो गया मेरा इनिशिएशन, क्या हो गया, इनिशिएशन। इलोंगेशन का मतलब क्या है सर, ये आगे बढ़ता जाए, अरे इलोंगेशन का मतलब क्या हुआ, ये आगे बढ़ता है। अब ये आगे कैसे बढ़ेगा, इलोंगेट कैसे करेगा वो देखना है कि इलोंगेशन कैसे होगा। ये पूरी यूनिट यहाँ पर रखी हुई है, यहाँ पर भी कोई दूसरा, ये देखो यहाँ पर भी कोई दूसरा राइबोसोम प्रेजेंट, दूसरा कोडॉन प्रेजेंट है, वो मान लेता हूं मैं CAU, क्या मान लेता हूं, यहाँ पर ये कोई कोडॉन प्रेजेंट है, अरे मान लिया मैंने। अब ये पी के इसके ऊपर आ गया, अब एक कोडॉन कहाँ पर आएगा, ए साइड पर, कहाँ पर आएगा, ए साइड, पी के ऊपर आ गया। अब किसके ऊपर आएगा, ए साइड के ऊपर, किसके ऊपर आएगा, ए साइड के ऊपर। ए साइड के ऊपर अगेन मेरा ऐसे टीआरएनए एक अमाइनो एसिड को लेके आएगा क्या, अरे आएगा नहीं आएगा, आएगा लेके, उसके पास भी कुछ एंटीकोडॉन पार्ट रहेगा, उस एंटीकोडॉन पार्ट का क्या नाम हो जाएगा, सी का जी, ए का यू, यू का ए, अरे ये हो जाएगा एंटीकोडॉन। अब मेरे पास पी साइट पे ये आ गया, ए साइट पे ये आ गया, दोनों आ गए। अब दोनों पी साइट और ए साइट, इन दोनों अमाइनो एसिड के बीच में, इन दोनों अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है, जिसको बोलते हैं अपन पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। अरे बिल्कुल बात सही है, नहीं है, क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। इन दोनों के बीच में क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड, क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड। अब खिसकेंगे तो दोनों एक साथ, अरे खिसकेंगे नहीं खिसकेंगे, दोनों बॉन्ड बन गया, कौन सा बन गया, पेप्टाइड। क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तभी तो एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बाहर निकलेगी, और मुझे क्या करना है, पॉलीपेप्टाइड की चेन बाहर निकालनी है। क्या करना है, पॉलीपेप्टाइड की चेन बाहर निकालनी। 2 अमाइनो एसिड यहाँ आपस में कनेक्ट हो गए, अरे हुए नहीं हो 2 अमाइनो एसिड कनेक्ट। अब क्या होगा, ये जो मेरी यूनिट है पूरी, ये यूनिट पूरी की पूरी आगे खिसकेगी, क्या होगी, आगे खिसकेगी। तो ये जो दोनों कनेक्ट थे, अब ए साइड से उठ के कहाँ जाएगा, पी साइड पे, और पी साइड का मटेरियल तब उठ के कहाँ जाएगा, ई साइड पे। कहाँ गया, ई साइड पे। आया नहीं, बात समझ में, अरे आई है नहीं आई, आ गई ना। ये दोनों एक साथ आगे खिसकेंगे, ए खाली हो गया, ए का मटेरियल उठ के किस पे आ गया, पी पे, और पी का उठ के कहाँ पहुंच गया, ई साइड पे। कहाँ पहुंच गया, ई साइड पे। बात समझ में आ गई। ऐसे देखो, ये मुझे 3 थे ऐसे, अब इनको आगे बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, आगे। इन दोनों के पास कुछ मटेरियल रखा हुआ है, इन दोनों के पास ये मटेरियल रखा हुआ है। अब मुझे इनको क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो जैसे मैं इनको आगे बढ़ाऊंगा तो ये खिसक के इस जगह पर आएगा, ये खिसक के इस जगह पर आएगा, और ये इस जगह पर आएगा। बिल्कुल सही बात है ना। बट इनका मटेरियल कहाँ पहुंच जाएगा,
ये अब नया वाला एक यहाँ पर आ गया, दूसरा यहाँ पर आ गया, यानी यहाँ पर ये कौन सी साइड थी, पी, ए और ई, ठीक है, ये साइड थी। अब पी वाला उठ के किस पे आ गया, ई के ऊपर, किस पे आ गया, ई के ऊपर। अब वो पी से क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, पी से क्या हो गया, खत्म हो गया, ई साइड पे आ गया। ए का मटेरियल कहाँ आ गया, पी साइड पे, कहाँ आ गया, पी साइड पे, खाली कौन सी हो गई, ए साइड। कौन सी साइड खाली हो गई, ए साइड। अब यानी स्टार्टिंग होने के बाद जितने भी अमाइनो एसिड आएंगे वो कहाँ पर लोड होंगे, ए साइट पे। कहाँ पर लोड होंगे, ए साइट। बात समझ में आ गई, कहाँ पर लोड होंगे, ए साइट पे लोड होंगे। यानी कि जो सेकंड अमाइनो एसिड का लोड होता है, क्या, सेकंड अमाइनो एसिड लोड ऑन ए साइट। कहाँ पर लोड होंगे, सारे के सारे ए साइट के ऊपर लोड होंगे। बात समझ में आ गई, अरे आई है नहीं आई, ये कौन सी प्रोसेस हो गई, इलोंगेशन। कौन सी प्रोसेस हो गई, इलोंगेशन। ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। अब मुझे क्या करना है, टर्मिनेशन करना है। ये प्रोसेस खत्म कैसे होगी सर, टर्मिनेट कैसे होगी। तो टर्मिनेट के लिए आपको आगे स्टॉप कोडॉन रखा हुआ है, तो यानी टर्मिनेशन यूनिट में मुझे कौन कौन चाहिए सर, स्टॉप कोडॉन चाहिए और रिलीज फैक्टर चाहिए। कौन चाहिए, रिलीज फैक्टर। और जैसे ही मेरा स्टॉप कोडॉन मिला, मेरा क्या हो गया, मटेरियल रिलीज। यानी जो मेरे पास पॉलीपेप्टाइड की चेन बन रही थी, यहां से मेरे पास ऐसे पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती हुई क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। अरे रिलीज हो जाएगी, ये रिलीज फैक्टर उसमें काम करेगा। अब इसके बाद इसके आगे का रीजन कौन से का, इस यूए स्टॉप कोडॉन के आगे का जितना भी रीजन है, इसको बोलता हूं मैं क्या, यूटीआर। क्या बोलता हूं, यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन। क्या बोलता हूं भाई, अनट्रांसलेटेड रीजन। अरे बात समझ में आ गई क्या, यहां से मुझे पॉलीपेप्टाइड की चेन बाहर निकल गई, प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया। क्या हो गया, प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया। बात समझ में आ गई, यहां पर अपनी प्रोटीन की प्रोसेस कंप्लीट होता है, ट्रांसलेशन कंप्लीट होता। अच्छे समझ आया, अरे समझ आया कि नहीं आया, अच्छे समझ आ गया कौन कौन से एंजाइम काम करते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कौन कौन सी सब यूनिट होती है। ठीक है, कल पढ़ते हैं भाई अब।